नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। So Pradeep ji, there's a ticketed, not really a ticketed parade, but a huge, massive welcome going on at the moment for the Indian cricket team, the returning heroes from Guyana. Absolutely fantastic. The whole of Marine Drive is completely and totally packed, and everybody is just out there going crazy to welcome these champs. We won the T20 World Cup after 17 years, 17 बरस के बाद. लास्ट वी वन वॉज इन 2007. उसके बाद ODI वर्ल्ड कप जो था हम लोग 2011 में जीते हम लोग, और उसके भी 13 साल हो गए. लिहाजा लगता है कि लोगों का जो उत्साह है वो उमड़ करके बिल्कुल बाहर आ गया. Entire Mumbai is celebrating, sir. It is not only the roads from where our cricket team is going, but जो roads इनसे कुछ लेना देना नहीं वो भी भरा हुआ है. कचाकच क्रिकेटिंग फैन से भरा हुआ है. कोई टी शर्ट पहन के नाच रहे, कोई अलग अलग गुलाल उठा के फेंक रहे. You know, they are all celebrating. If the team is coming in their way or not, they all celebrate. Entire Mumbai is celebrating. Even at the Yes. railway stations, अब बोरीवली everywhere. स्टेशन कोई लेने देना नहीं है इस रूट से, मगर वहां भी सेलिब्रेशंस हो रहा है. Everywhere there is celebrations. Everywhere people coming together and celebrating it. और आज सुबह प्रधानमंत्री जी से मिले. बिल्कुल सर. The Prime Minister Fantastic. Yes. welcome this team. Do remember just last year, 2023, it was a different scene altogether, which is terrible, when the Prime Minister went into the green room and consoled everybody. Today, of course, it's a different thing altogether. We are the champions, which is fantastic, absolutely fantastic. Of course, we'll talk more about that as we go along. फिलहाल आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और शलोम, वणकम. चाइनीज़ में नी हाओ, जापानीज़ में कोनिचिवा. प्रदीप जी. Abariyako Jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. That's right. A lot of viewers who speak Swahili for us. And at the moment with us, I think we have Mr. Ajay Pathak of the BJP with us. Ajay Pathak ji, नमस्कार. नमस्कार, जय श्री राम. जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो पाठक जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने आज स्वागत किया, बच्चों को बहुत उनका उत्साह बढ़ाया. आज जो हमारी क्रिकेट टीम लौट करके आई है, आज प्रधानमंत्री घर पर गई, प्रधानमंत्री निवास पर गई, साथ लोक कल्याण मार्ग पर, तो मतलब ज़बरदस्त हो गया आज. तो बहुत बहुत बढ़िया. आप पिछले साल अगर आपको याद होगा, जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, प्रधानमंत्री जी खुद गए थे सबकी हौसला अफजाई करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं, कोई बात नहीं, एक मैच में हम लोग हार गए, लेकिन अगली बार बहुत बढ़िया रहेगा. और वही हुआ, देख लीजिए क्या मतलब ज़बरदस्त. और आज आप तो खैर नागपुर में, मुंबई में तो ऐसा माहौल है कि हर एक के घर में शादी हो रही है, लगे ऐसा रहा है. सर अजय पाठक जी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं सर, बहुत उत्साह और जोश है. अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे देख रहा था किस तरह से मुंबई की पूरी सड़कें भरी हुई हैं. अभी नाम्बियार जी जिस तरह से बता रहे थे, जो रूट अलग है उस रूट पे, हर रूट पे लोग नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं. तो ये फीलिंग है सर कि जब भारत जीतता है किसी चीज में तो किस तरह से जनता उसको सेलिब्रेट करती है. और हम लोग तो उस भावना के कि भारत जीतता है तो हम जीतते हैं, भारत हारता है तो हम हारते हैं. तो ये तो हमारी भावना ही है सर. और प्रधानमंत्री जी तो जो लोग पिछली बार हारे उनको भी हौसला अफजाई करने के लिए गए थे और जीते तो भी उन्होंने अपने घर पे बुला करके जश्न मनाया. और आपको याद होगा कि जब पिछली बार हमारा इसरो का जो मिशन था मंगल, वो फेल हो गया, तो प्रधानमंत्री जी उनको बुला करके हौसला अफजाई कर रहे थे और जीतने के बाद भी गए. तो प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया है, हम सभी लोगों के गार्जियन है. वो उनका जो कर्तव्य वो कर रही है, ये देश देख रहा है. बहुत ज़बरदस्त. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें बार बार होनी चाहिए. पूरा देश जो है हर्षोल्लास में डूब जाता है. बहुत ज़बरदस्त.
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रदीप जी आप कुछ कहना ना चाहेंगे? आई विल कम टू मोदी जी बिकॉज आज तो पूरे क्रिकेट है, सब यही बात कर रहे हैं, क्रिकेट 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 जिस प्रकार से, और जो सूर्य कुमार यादव का कैच है जो मैच को टर्न किया है, वो कॉन्फिडेंस, जो एहसास सबको कपिल देव के वो कैच का याद दिला दे, 1983 वर्ल्ड कप जो भागते भागते विविन रिचर्ड्स के कैच पकड़ा था और वहीं से पूरा मैच टर्न हुआ था। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार से एक जबरदस्त आउट ऑफ द वर्ल्ड कैच, ये कोई विश्वास ही नहीं कर सकता जिस प्रकार से कैच पकड़ा था, तो एक टर्न हो गया। तो ये सब एकदम जाबाज खिलाड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास खिलाड़ी, एक टीम वर्क हमने देखा। पाठक साहब, टीम वर्क हमने देखा, जो मोदी साहब हमेशा कहता है कि टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, वो टीम वर्क इस टीम में देखा हमने। यही स्पिरिट जो क्रिकेट टीम में दिखी, यही इंडिया के जीते हुए जो एमपीज हैं उनमें भी दिखनी चाहिए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को जो प्रधानमंत्री जी ने मिशन दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए यही दिखना चाहिए। लोकसभा में ये नहीं दिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं खड़े होकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और पूरा विपक्ष या तो छोड़ के भग जा रहा है या 2-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ हुटिंग कर रहा है खड़े होकर के। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ चीजें नहीं है प्रदीप जी। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा भी ये मानना है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। चलिए ठीक है, आज की तारीख में जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है, उनकी सीटें ज़रा ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तब आप चुपचाप सुनिए ना, आपकी बारी आएगी ना। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ है, उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए, ऐसी क्या बात है। लेकिन उस वक्त मेरी समझ में वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, ये बोलना मतलब मुझे नहीं लगता ठीक है। बाकी सब चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन और साथ में लोगों को उकसाना, बोलना कि भाई तुम बेल ऑफ द हाउस में आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं चिल्ला रहे, विच इज़ रॉन्ग, दैट्स माई ओपिनियन। प्रदीप जी, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी। वेरी फ्रैंकली, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। व्हेन द लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, आखिरकार आपने कुछ सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री जी से, तो आपको जवाब भी तो सुनना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। प्रदीप जी। पाठक जी, क्या है ना, हम लोग चाहते हैं, पूरे देश चाहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां पर जो भी होता है वो एक मोटिवेटिंग चीज हो, वो लोग देखने लायक हो, लोगों को देखकर इंस्पिरेशन हो कि हमारा देश सेफ हाथों में है। विपक्ष भी इतने रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बात करें, दोनों जगह के जो आपस में डिस्कशन डिबेट जबरदस्त हो, हर बिल पर चर्चा हो, और जो विकसित भारत के सपने मोदी जी देख रहे हैं उसमें सब लोग एक साथ जुड़कर इस देश को आगे बढ़ाएं। क्या हम लोग को देखने मिलेगा? बिकॉज 2 दिन 3 दिन जो चल रहा था, लोग थोड़ा मायूस हो गए कि ये क्या चल रहा है। हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी भेज दिया, मोदी जी को थोड़ा कम मेजोरिटी मिला, बट एनडीए सरकार तो है, जनादेश तो मोदी जी को दिए, फिर भी वो 2 दिन के जो चीज है लोगों को थोड़ा मायूस हो गए। पाठक जी, सुधरने की आवश्यकता है। प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत ही वाजिब है, और राजीव जी ने जो कहा वो भी बहुत ही वाजिब है। देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है। हम यहाँ जब आते हैं प्रतिनिधि चुन करके, तो हम 140 करोड़ लोगों का वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहां बैठ करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां, अभी तो चुनाव हुआ है, आपने जो कहना था, जो सुनना था, आप वहां गए और कहे और सुने। यहाँ तो प्रश्नोत्तर है, आप इस देश को समाधान क्या दे रहे हो? आप अगर कहीं से एमपी चुन करके आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश की समस्याओं को वहां उठाना, लेकिन उठा करके भाग जाना या हो हल्ला करना, ये जिम्मेदारी के लिए तो लोगों ने नहीं आपको चुना है, ना भेजा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, लेकिन राहुल गांधी आज भी जो उनकी आदत लग रही है कि वो जो जिस प्रकार से उन्होंने 10 साल संसद में जो व्यवहार किया अनमेच्योर का, वही अनमेच्योरिटी उन्होंने एलओपी बनने के बाद भी उससे ज्यादा अनमेच्योरिटी दिखाई। ये देश संविधान से चलेगा, पार्लियामेंट संविधान से चलेगा, हो हल्ला से तो चलेगा नहीं। आप कितनी बार हो हल्ला कर लेंगे? आपने लोकसभा के अंदर हो हल्ला किया, 2 घंटे थक गए, अब राज्यसभा में आपको हो हल्ला करने के लिए आपके पास कुछ था नहीं, तो राज्यसभा छोड़ करके आप लोग भाग गए। पिछले 10 साल आप लोगों ने वही किया कंटिन्यू, और फिर वही कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी समस्या ये है कि ये लोग
कोई भी ऑथेंटिक चीज वहां पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये लोग एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये लोग कोई भी चीज ऐसी नहीं होते देखना चाहते जिससे भारत विकसित हो, भारत के लोग सुदृढ़ हो। आप सोचिए कि इन्होंने फ्राइडे के दिन जब लोकसभा चालू हुई तो उस दिन राहुल गांधी ने बोला कि नीट के लिए नीट पे चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप आइए, जिस विषय पे बोलना चाहते हैं उस विषय पे बोलिए। आप एक कल्पना करके देख लीजिए कि राहुल गांधी नीट पे पूरा निकाल करके देख लीजिए कि सोमवार के दिन नीट पे राहुल गांधी कितनी देर बोले हैं। 2 मिनट से ज्यादा राहुल गांधी नहीं बोल पाए। लेकिन आपको सिर्फ स्कोर करना है, हेडलाइन बनानी है, मैनेज करना है। तो अजय पाठक जी ये बताएं, अजय पाठक जी ये बताएं, चलिए ठीक है, एंड आई रियली लव दैट फुटेज बाय द वे जो इस वक्त चल रही है स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी क्रिकेट टीम के साथ बैठे हुए, दैट्स रियली ट्रूली फैंटास्टिक। और प्रदीप जी वही हार्दिक पांड्या है जिसको लोग गालियां दे रहे थे, आज उसी हार्दिक पांड्या की जय जयकार हो रही है, क्योंकि वो लास्ट ओवर बहुत एब्सोल्युटली किस प्रकार से क्या होगा किसी को पता नहीं। उसी स्टेडियम में लोग शूटिंग कर रहे थे जहां पे हो रहा है। जी, जहां पर अभी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये मैंने पहली बार देखा है, 42 साल हो गए पत्रकारिता में, 43 साल हो गए। पार्लियामेंट मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है, मैं मानता हूँ। दिल्ली में भी जब था तो पार्लियामेंट्री डिबेट जब कोई, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं या जिस दिन प्रमोद महाजन जी बोलने जा रहे हैं, सुषमा स्वराज जी का भाषण होने वाला है, सोमनाथ चटर्जी का होने वाला है, शरद यादव जी का होने वाला, तब हम लोग जाया करते थे। लेकिन ज़्यादातर नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आता कि ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष कभी भी देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर के आए हों पार्लियामेंट में। आपको कभी याद आता है सर अजय पाठक जी? सर मुझे भी 20 साल हो गए। मैं लगभग लोकसभा को बहुत माइन्यूटली उसको देखता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है लोकसभा राज्यसभा में क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से हो रही है, कैसे चल रही है। मैं 2002 से लगभग जब से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनने से सर तब से मैं लोकसभा को देख रहा हूँ। मैंने इस तरह का एलओपी कभी देखा नहीं। जिस अनमेच्योरिटी से जिस दिन पहले दिन ये आए और आकर के कुर्ता पजामा पहन करके गए और जिस तरह का व्यवहार किए, तो मुझे लगा कि आदमी मेच्योर हो जाएगा और ये धीरे धीरे इनके समझ में आएगा कि एलओपी होता क्या है, विपक्ष का नेता का महत्व क्या होता है, विपक्ष का नेता को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, उसके व्यवहार क्या करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब सोमवार को लोकसभा में आए और जिस हिसाब से उन्होंने बोला, सिर्फ एक चीज नहीं है सर, आप पूरे हिंदू समाज को गाली देना, उनको बताना कि पूरा का पूरा हिंदू समाज पूरा का पूरा हिंदू समाज जो है वो हिंसक है और भगवान की फोटो ले आकर के आप किसी दूसरे किसी दूसरे धर्म के देवता की फोटो ले आ सकते थे क्या? उनके अनुयायी आपके साथ क्या करते, जरा एक बार ले आ करके और उसको लोकसभा में दिखा करके, और जैसे हमारे इस भगवान शिव के बारे में आपने बोला, ये सब बोल करके एक बार दिखाइए, उनसे किसी और लोगों का कंपेयर करके दिखाइए, फिर देखिए आपकी क्या स्थिति होती है, आप कहां इस देश में निकल करके जा पाते हैं। पाठक साहब बहुत सारे चीज रूलिंग पार्टी को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, राहुल गांधी जो प्ले कार्ड्स लेके आए, भगवान के तस्वीर पिक्चर्स लेके आए, उस चीज को छोड़ के जो कांग्रेस ने पार्लियामेंट से पहले मुद्दे न बोले, ये मुद्दे लोग उठाए, उसमें एक चीज बहुत चीज है कि आप कवरेज, एक इक्वालिटी ऑन कवरेज, जो कवरेज में इनइक्वालिटी, प्रेसिडेंशियल स्पीच में राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार दिखा, मोदी जी को 73 टाइम्स दिखाए। अलग अलग राहुल गांधी के 14 मिनट के स्पीच में पहले के, उसमें 11 मिनट आप बिरला जी को दिखा, ओम बिरला जी को दिखाए। तो ये थोड़ा इक्वालिटी की बात है। और दूसरा, पासिंग लॉज बाय वॉइस वोट, जो बिल्स आप पास करते हैं वॉइस वोट में, डिस्कशन डिबेट एसेंशियल है, ये एक चीज को मानना पड़ेगा। ये डिबेट जो है ऑपोजिशन का, उसको मानना पड़ेगा। और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया कि 25% बिल्स
1 घंटे के अंदर आपने क्लियर किया। 25% ऑफ बिल्स जो आपने प्रूव किया वो 1 घंटे के अंदर क्लियर किया। ओनली 16% ऑफ बिल्स हैव बीन सेंट टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो देश हित में कुछ भी होता है तो पाठक साहब उसमें थोड़ा डिस्कशन, डिबेट, चर्चा होना चाहिए कि लोग पूरे देखे, जिसको इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट, लोग समझे क्या हो रहा है। क्या नहीं मानते आप इसको पाठक जी? थोड़ा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होना चाहिए पार्लियामेंट में। नहीं, देखिए 100% होना चाहिए। बिल पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिल पे जम के चर्चा होनी चाहिए, सबको अपने विचार वहां रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? आप जब कोई बिल प्रोड्यूस होगा और उस बिल का विरोध करने लगेंगे और सिर्फ हो हल्ला करेंगे तो आप बोलेंगे कैसे? आप देखिए ना, 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, किसी बिल पे ये लोग चर्चा करने के लिए तैयारी नहीं हुई है। एक मैं उदाहरण देता हूं, और विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए विपक्ष। अब विश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है 2024 के लास्ट लोकसभा में, विश्वास प्रस्ताव लेकर गया था और खुद के अपने विश्वास प्रस्ताव पे जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं बोलने के लिए, विपक्ष बोलने के लिए खड़ा होता है तो पूरा लोकसभा छोड़ करके भाग जाते हैं। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहा है और पूरा लोकसभा वॉकआउट करके भाग जा रहा है। इसका मतलब लोकसभा में हो हल्ला करने का मतलब, या लोकसभा नहीं चलने देने का मतलब, किसी बिल पे चर्चा नहीं करने का मतलब, सरकार तो बिल प्रोड्यूस इसीलिए कर रही है ना कि उस पर चर्चा, उसकी टाइमिंग है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। आप चाहें तो लोकसभा स्पीकर को, आपके पास राइट है, किसी भी सांसद के पास, आप उसको टाइम बढ़वा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं उस पर और चर्चा के लिए। ये करना ही नहीं है आपको। आपको एक नैरेटिव सेट करना है, आपको हो हल्ला करना है, आपको ये दिखाना है कि मैं कैसे स्कोर कर ले रहा हूं। लेकिन ये देश की जनता जानती है, इसीलिए तीसरी बार आपको सत्ता में नहीं ले आई। तीसरी बार सत्ता में एनडीए को ले आई, जिसने इस देश में पिछले 10 सालों से काम करके दिखाया। उसको फिर से मैंडेट दिया, मैंडेट देकर के 293 सीटें देकर के एनडीए को फिर से सत्ता में ले आई। और ये समझ लीजिए, इस बार आपको जनता ने 99 सीटें जरूर दे दी है, या विपक्ष को थोड़ी सी ज्यादा सीटें जरूर दे दी है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोकसभा के जो नेता हैं उनको आप कभी सुनेंगे ही नहीं। जैसे ही वो खड़ा होंगे वैसे ही आपके सभी लोग, जो 232 लोग हैं, वो सबके सब लोग खड़े होकर के हुटिंग करने लगेंगे। ये लोकतंत्र की मर्यादा है क्या? ये लोकतंत्र में चलता है क्या? ये लोकतंत्र इस तरह से चलेगा क्या? राहुल गांधी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। मोदी साहब कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ओनली बीजेपी एंड एनडीए कैन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र और संविधान को कोई बचा सकता है तो बीजेपी और एनडीए। राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो एक प्रॉब्लम्स के लिस्ट लेकर आए हैं, क्या इस पर चर्चा होना चाहिए? मणिपुर, नीट, किसान एमएसपी, अग्निवीर, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, नफरत की राजनीति, अडानी अंबानी मोनोपोली, यानी सब जगह अडानी अंबानी के मोनोपोली। ये विषय गंभीर है पाठक साहब, इस पर चर्चा होना जरूरी है, पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए क्या है। देखिए, पिछले नामबिहार की पिछली बार मणिपुर पे चर्चा विपक्ष के ही लेके आया था ना, और जैसे ही गृह मंत्री जी खड़े हुए बोलने के लिए, वैसे पूरा का पूरा सदन खाली करके लोग भाग गए। तो ये लोग चर्चा तो ले आते हैं, लेकिन किसी विषय पे जब जवाब देने की बारी आती है तो सुनने के लिए विपक्ष तैयारी नहीं है ना। आप सिर्फ स्कोर करने के लिए आएंगे, आप अपनी बातें बोल करके भागने के लिए आएंगे। आपके पास तर्क नहीं है तो आप क्या करेंगे? भागने का काम करेंगे। लेकिन अजय पाठक जी, ये लोग लोकसभा से भागने का काम करते हैं। अजय पाठक जी जो सांसद हैं मणिपुर से, उन्होंने खुद कहा है कि जो कुछ अभी तक मणिपुर में हुआ है वो गलत हुआ है, जो कुछ अभी तक मणिपुर में हुआ है वो बहुत कम है, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी अब जाके राज्यसभा में बोले हैं, उसके पहले क्यों नहीं बोले भाई? 1 साल तक चुप क्यों रहे? और उन्होंने जो कुछ भी कहा मणिपुर के बारे में सिर्फ आधा मिनट कहा, और वो भी सदन के बाहर आकर के। और मेरा ये कहना है सर कि जहाँ तक मणिपुर का प्रश्न है, मणिपुर कोई मतलब देश के बाहर तो नहीं है, देश का हिस्सा है ना। देश का हिस्सा होने के नाते मैं मानता हूँ मणिपुर के अंदर बड़े पेचीदा विषय हैं जिनकी खुलेआम
चर्चा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती साहब, सीधी बात है। मतलब लोग मुझे कहेंगे कि भैया ये टोटली मोदी भक्त है या कुछ है, ऐसा नहीं है। फैक्ट इज मणिपुर के ऊपर खुलेआम चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी द्वारा अगर मणिपुर के ऊपर कोई अच्छी स्टेटमेंट आ जाती, जैसे उन्होंने अब जाकर के बोला है राज्यसभा में, वो पहले ही बोल देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सर। इतनी देर रुकने का मतलब क्या मतलब हुआ, बताएं पाठक साहब। देखिए, गृह मंत्री जी ने उसको कई बार स्टेटमेंट दिया। आप जब लोकसभा में नहीं, गृह मंत्री जी ने कहा है सर, गृह मंत्री जी ने डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है, मानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। सरकार ही बोल रही है ना, गृह मंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले, बोल तो सरकार रही है ना जी। ऐसा गृह मंत्री कोई बाहर के व्यक्ति तो है नहीं, और प्रधानमंत्री के बिना तो बोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री के सहमति के बिना गृह मंत्री तो बोल नहीं रहे हैं। आप सुनने के लिए तैयारी नहीं है कोई चीज, या सिर्फ मणिपुर नहीं सर, किसी विषय पे आप देख लीजिए पिछले 10 सालों से जो रवैया है, वही रवैया विपक्ष इस बार भी लगता है कि अब ये रवैया बदलेगा? आपको लगता है कि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं 18वीं लोकसभा से कि 18वीं लोकसभा में बहुत अच्छी चर्चा होगी, तर्क वितर्क होगा, जैसे पहले हंसी मजाक होता था वो होगा, शेरो शायरी होगी, लोग कविता सुनाएंगे, नोक झोंक करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, ये दोबारा होगा या नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो हर बार करते हैं। प्रधानमंत्री जी के जितनी भी स्पीच सुन लीजिए पिछले 10 सालों में, प्रधानमंत्री जी ने सहज भाव से सबको स्वीकार किया है, और सब कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें कहते हैं जिससे माहौल नॉर्मल हो और लोगों को समझ में आए। लेकिन आप इस डिप्रेशन में विपक्ष पड़ा रहेगा, इस देश की जनता कैसे मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन ले रही है। आप जब इस नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये देश जो है वो हमको नहीं चुन रहा है, तो हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो उनको बहुत खुश होना चाहिए सर, अभी तो बहुत खुश होना चाहिए। कांग्रेस 52 सीटों से 99 सीटों तक आ गई है, 99 मतलब 47 सीटों का फायदा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे आ गई है, 63 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो मेरा ये कहना, अभी तो उनको डिप्रेशन क्या, उनका तो उत्साह बहुत बड़ा होना चाहिए पाठक साहब। पब्लिक को दिखाने के लिए सर वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम सरकार बना लिए। उनका जो नैरेटिव है, या उनका जो तथाकथित उनके जो वामपंथ से घिरे हुए लोग हैं, उनको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि बालक बुद्धि जो है वो एकदम गुब्बारे की तरह फूल गई है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या अचीवमेंट कर लिया। ठीक है, आप 54 से 99 पे पहुंचे तो जिम्मेदारी भी आपकी उतनी ही बड़ी है, और आप इस देश में विपक्ष के नेता बने हैं, आपको अपने नेताओं का तो अध्ययन करना चाहिए। चलिए, हम तो 60 साल 65 साल विपक्ष में ही रहे, और विपक्ष में रह करके किस तरह से हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है वो तो आप सब लोगों ने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और सुषमा स्वराज जी तक, आडवाणी जी तक, आपने देखा कि हमने किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन सर, इसके ऊपर काफी चर्चा हो सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी 2 सालों में आप लोगों ने भी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था, आप भी बेल ऑफ द हाउस में आ जाते थे, और उसके बाद सर पूरी बात सुन लें, माफी सर माफी, पूरी बात सुन लें। अरुण जेटली साहब ने ये कहा था, डिसरप्शन ऑफ द हाउस इज ए लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन, ये अरुण जेटली साहब ने कहा था। तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप ही से सीखा है सर, ऐसी क्या बात है? जैसे आपने कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा है, कांग्रेस ने आपसे सीखा है। पाठक साहब बोलिए। देखिए सर, सीखना सिखाना तो ये चलता रहेगा, लेकिन पब्लिक के हित में क्या है वो सबसे सर्वोपरि है जी। देश हित में क्या है, भारत के हित में क्या है, वो सबसे सर्वोपरि है। आप सिर्फ इल्जाम लगा करके भागने का काम करिए, और जब प्रधानमंत्री बोले तो आप पिछले 10 सालों में कंटिन्यू आप एक स्पीच बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी जब खड़ा हुए हैं बोलने के लिए, तो विपक्ष कुछ न कुछ बहाने करके या तो हुटिंग करता रहा है या। पाठक साहब, एक चीज प्रधानमंत्री ने बोला मणिपुर में, बहुत सोचने वाली बात है। पाठक साहब,
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस प्रकार मणिपुर बोले, वी आर वर्किंग टायरलेसली फॉर ब्रिंगिंग पीस टू मणिपुर, मणिपुर में पीस लाने के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत इस सरकार इज डूइंग इट। होम मिनिस्टर हैज बीन गोइंग, बार बार होम मिनिस्टर मणिपुर जा रहा है। और एक चीज बता दूं, मणिपुर विल रिजेक्ट द हेट पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड बाय कांग्रेस। ऑपोजिशन जो घी में अंगार में जो घी डालने का काम कर रहे हैं, और ऐसे आप क्रेडिट लेते हो तो 10 बार कांग्रेस सरकार ने मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल क्यों इंपोज किया? ये बहुत जस्टिफाइड क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा पाठक साहब कि व्हाई डिड द कांग्रेस इंपोज प्रेसिडेंट रूल 10 टाइम्स इन मणिपुर? पाठक साहब बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार कहां है? उनको लगता है कि जब कांग्रेस ये देश में कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था या कांग्रेस का गृह मंत्री था या कांग्रेस जब ये देश चलाती थी तो 100% सब कुछ ठीक था। आप कल्पना करके देखिए कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब था। आज मणिपुर को छोड़ करके एक भी जगह इस तरह की चीजें नहीं हो रही है इस देश में। देखिए ना, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा किस तरह की थी। 16 स्टेट, एक दो नहीं, लगभग 16 स्टेट माओवाद से घिर चुका था। पूरे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की प्रॉब्लम आज सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। आज इस पूरे उसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है माओवाद की कमर पूरी तरह से टूट गई है। लोग रोज 2, 4, 5 लोग हथियार डाल रहे हैं, रोज चीजें समाप्त हो रही हैं। मणिपुर का मामला बहुत जल्दी सुलझने वाला है। मणिपुर पूरी तरह से जल्दी नहीं सुलझेगा। मुझसे लिख के ले लीजिए, मुझसे लिख के ले लीजिए सर। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से विनती करता हूं, मैं मणिपुर का चप्पा चप्पा जानता हूं सर। मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा वादा मत कीजिए पब्लिक में, नहीं होगा सर। आपको यह कहना पड़ेगा कि मणिपुर के ऊपर जो कुछ संभव है करना वो किया जा रहा है, बस दैट्स इट सर। और वो नहीं कर ही रहेगा सर। वो सिचुएशन ऐसी है, वो 1-1.5 साल जाएगा, उसमें मिनिमम 1.5 years, 1.5 साल जाएगा सर। वो जाएगा, वो आपका बोलना बिल्कुल ठीक है, जाएगा, लेकिन मणिपुर पूरी तरह से सुधरेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट आज पूरी तरह से पीसफुल है, ऐसे मणिपुर भी पीसफुल होगा सर। देखिए वहां लोगों का इंटरेस्ट है, जो ताकतें ये चाहती है कि मणिपुर ही नहीं, मणिपुर के साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा देश डिस्टर्ब रहे। वो सर एक चीज मैं मान करके चलता हूं सर। 2012 प्रदीप जी को याद होगा, 2012, 2013, इनफैक्ट इवन 2011 प्रदीप जी, तकरीबन और उसके पहले भी 2005, 6, 7, 8 तकरीबन हर दूसरे दिन सिर्फ पूरे देश में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, हर जगह। कभी कोई मस्जिद टूट रही है, कभी कोई मंदिर टूट रहा है, कभी कहीं रेलवे स्टेशन पे कुछ हो रहा है। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की कि आज की तारीख में उस प्रकार के सीरियल टेररिस्ट अटैक्स या तो बंद कर दिए गए हैं, या बंद हो गए हैं, या होने नहीं दिए जा रहे। दैट इज अ मेजर अचीवमेंट, दैट इज माय ओपिनियन। प्रदीप जी ना आगे जाके जिस मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए, 3 करोड़ लखपति दीदी का मोदी जी का एक टारगेट है, 3 करोड़ लखपति दीदी। बोले महिला सशक्तिकरण का उच्चतम उदाहरण है कि महिला साइकिल नहीं चलाते कांग्रेस के जमाने में, आज महिला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ड्रोन पॉलिसी के ऊपर महिला ड्रोन दीदी, यानी फार्मर्स जो खेत में है, महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से चीजें करना। ये एक जबरदस्त आगे जाके एक इनोवेशन है और महिला सशक्तिकरण का उच्चतम उदाहरण है जो कांग्रेस के राज में नहीं। 3 करोड़ घर, और तो ये पूरे जो मोदी साहब ने बोले महिला सशक्तिकरण के बारे में आप कैसे देखते हो? कांग्रेस का कहना है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बीजेपी के राज में ज्यादा हुआ है। पाठक साहब सर, प्रदीप जी, जब तक इस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, महिला सशक्त नहीं होगी, तब तक आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम कभी सुपर पावर बन सकते हैं या ये देश आगे बढ़ सकता है। ये 50% हमारे देश में जो नारी शक्ति है, आप उसको जब काम ही नहीं देंगे, और कांग्रेस की पॉलिसी में महिलाओं के लिए कोई काम ही नहीं था। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो 4 करोड़ घर डिलीवर किए हैं,
उसमें 90% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से हुई है। 90% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम से हुई है। और धीरे धीरे जो ये वुमन सेल बन रही हैं, इससे कितना उद्धार हो रहा है। अब जैसा आपने बताया कि गांव गांव में 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है, तो इससे महिलाओं के अंदर कितना कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कितनी नारी शक्ति बंधन बिल ले आए। अगली बार की लोकसभा में आप देखिएगा, ये कांग्रेस कितना भी हो हल्ला करती रहे, अगली बार की लोकसभा के अंदर आप ये देखिएगा वुमन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, उसमें महिलाएं जब वहां बैठेंगी तो वो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए ही तीसरी बार हमारी सरकार रिटर्न आई है। नहीं तो आप ये कल्पना करके देखिए कि 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई और 44 पे आ गए। हम तो 240 सीटें लेकर के आए हैं 10 साल सरकार चलाने के बाद। और पूरी दुनिया का ट्रेंड है, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया में कोई सरकार पिछले 20 सालों में रिटर्न नहीं आई है। एक भी सरकार, जहां जहां चुनाव हुए हैं 10 सालों में 36 जगह चुनाव हुए पूरी दुनिया की 36 जगह सरकारें गिर गई हैं, दोबारा वो रिटर्न नहीं आई है। लेकिन ये पहली सरकार तो अजय पाठक जी, 10 साल सरकार चलने के बाद भी हम रिटर्न आए हैं। तो अजय पाठक जी ये भी बता दें, डिलीवर करके दिखाया है। तो अजय पाठक जी ये भी बता दें कि आज की तारीख में आरएसएस की तरफ से हिदायतें क्यों दी जा रही हैं कि अहंकार छोड़िए, ये क्या एनसीपी के लोगों को अंदर ले लिया है। मोहन जी भागवत जी ने भी कहा, रतन शारदा जी ने इतना बड़ा लेख लिखा ऑर्गेनाइजर ने, इंद्रेश कुमार जी ने भी बहुत कुछ कहा। ये कहा कि भैया ये अहंकार नहीं चलेगा। और जिस प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया चुनाव में, उनको तो ऐसा लग रहा था कि बस हम जीते ही जीते, काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना डिस्टर्ब्ड क्यों है, वो बताएंगे। देखिए सर, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं किसी भी तरह का। और परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो कहा, या फिर जिस लेख की आप बात कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है। वो संघ के अपने विचार है, संघ की अपनी विचारधारा है इस देश के प्रति। वो संघ सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा है या बीजेपी के लिए कह रहा है, ये बोलना और कहना, वो तो लोकतंत्र के लिए बोल रहा है। संघ का बोलना इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए है। और देश में जो घटित होता है उससे कोई अछूता थोड़ी है। वो प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द है, ये तो मीडिया और लोगों का या कांग्रेस का बोलना है। तो पूरे देश को संघ जब अपने शिक्षा वर्ग में कहता है, तो अपने जो कैडर होता है उसको वो प्रशिक्षित करने के लिए इस देश में किस तरह से हमको आचरण करना है, हम किस तरह से स्वयं सेवक किस तरह का आचरण करेंगे, मोहन भागवत जी ने परम पूजनी जी उसके लिए बोले हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार और काले धन पर कल भी उन्होंने कहा, काले धन पर वार करेंगे, काले धन पर वार करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे। ये हमारे लिए मिशन है, ये दिस इज अ मिशन फॉर अस, मिशन है हमारे लिए। इसे चुनावी हार जीत से कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीतेंगे चुनाव हारेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार और काला धन इस प्रकार से अपने मुहिम में मिशन है, उसको खत्म करने के लिए मोदी जी लगातार काम करेंगे। और एनफोर्समेंट एजेंसीज को खुलेआम छूट दिया है मोदी जी ने कहा। बट क्या सत्य यही है? बिकॉज आलोचना फिर आते हैं, अजित पवार आए, छगन भुजबल, अलग अलग महाराष्ट्र के एक तो कैसे आप कन्विंस करोगे पाठक साहब लोगों को? नहीं देखिए, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड आप जहां जहां एजेंसियों ने छापा मारा है, आप देखिए नोटों के ढेर मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी आम आदमी के यहाँ चले गए और उसके पास कुछ मिला नहीं, या किसी केजरीवाल जी के यहाँ 1 रुपया नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला है। नहीं मिला होता केजरीवाल जी के यहाँ तो साल भर से जेल में रहते क्या? अगर नहीं मिला होता, अगर वो ट्रेंड नहीं मिला होता, उसको सीबीआई या ईडी ने उसको प्रूफ नहीं किया होता, तो आप किसी को अदालत में 1 दिन के लिए जेल में अदालतें रखती हैं क्या? सर बेल तो मिल गया था, उसके ऊपर स्टे दे दिया और उसके बाद सीबीआई ने दोबारा अरेस्ट कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मतलब ईडी के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, और उसके बाद जाकर के हाई कोर्ट से स्टे मिल गया।
जो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा अजीब है, और उसके बाद सीबीआई का केस बन गया। सर राजीव जी अगर लोअर कोर्ट ने बेल दिया तो बहुत अच्छी है, और हाई कोर्ट ने अगर बेल पे स्टे लगा दिया तो बहुत खराब है। सर वो तो अब देखना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। तो हेमंत सोरेन के केस में क्या हुआ? हेमंत सोरेन के केस में झारखंड हाई कोर्ट कहता है कि इनको अरेस्ट क्यों किया है। हाई कोर्ट ने कहा है, लोअर कोर्ट ने नहीं। झारखंड के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, इनके खिलाफ तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आज तो उन्होंने शपथ भी ले लिए, दोबारा वापस मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन साहब। उनको जिन्होंने शपथ लिया उनको शुभकामनाएं हैं, और झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए काम करें। इतनी बेचैनी क्यों थी कि एक आदिवासी नेता को निकाल करके खुद बैठ जाना था? सिर्फ एक ही परिवार आदिवासी नहीं है ना, दूसरे भी लोग आदिवासी हैं। जो अभी चंपई सोरेन जी थे उनको कंटिन्यू क्यों नहीं 2 महीने 4 महीने 2 महीने बाद चुनाव है, इतनी बेचैनी क्यों थी कि मुझे ही बैठना है? वही एक ही परिवार सिर्फ अपने आप को आदिवासी सर ये तो जवाब नहीं हुआ ना। आपने कहा सर, आपने कहा कि एजेंसीज के पास कोई सबूत होगा, कोर्ट ने खुद कहा है कोई सबूत नहीं है, और हाई कोर्ट ने कहा है, लोअर कोर्ट ने नहीं कहा है। सर वो एजेंसियां वहां पे जाकर के अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आप भ्रष्टाचार करेंगे, एजेंसी आपको पकड़ेगी, एजेंसियों का काम है प्रूव करना। केजरीवाल जी या उनके लोग क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? जरूर तो सर ये भी बता दें, इसका भी खुलासा कर दें कि प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा कि 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ, और 5 दिन के बाद अजीत दादा पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, सुनील तटकरे सब के सब आपके साथ, यानी यहाँ पे सरकार में, मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया सर? लेकिन राजीव जी किसी के खिलाफ जांच तो क्लोज हो नहीं गई, जांच तो बंद हो नहीं गई। हो गई है सर, सबके खिलाफ जांच चल रही है। हो गई है, नहीं, क्लीन चिट मिल गई है। अजीत दादा पवार को कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। प्रफुल्ल पटेल साहब को क्लीन चिट ही नहीं मिली है। उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी, जो कि कहा गया था कि इकबाल मिर्ची से खरीदी गई, उनको वापस भी दे दी गई है। छगन भुजबल के केस भी राजीव जी, सर छगन भुजबल के केस में तो उन्होंने कहा है कि फाइल खो गई। राजीव जी ये सरकार नहीं कर रही है ना, ये तो कोर्ट कर रहा है। अब ये कोर्ट का काम है। बीजेपी किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही है ना, तो कोर्ट का काम है, कोर्ट दे रहा है। और उनको क्लीन चिट तो कांग्रेस और उनके गठबंधन में मिला था, उद्धव ठाकरे जी के। तो सर ये भी बता दें, सर उस वक्त तो जेल भेजा गया था उनको, छगन भुजबल जी को। कांग्रेस के वक्त तो जेल गए थे। सर आपसे जानना चाहते हैं, छोटी सी बात है, किस समय कहाँ गए थे सर? वो तो हमारे समय जेल गए थे सर, देवेंद्र जी के गवर्नमेंट में जेल गए थे। मगर मोदी साहब ने यह जरूर कहा कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, क्लासरूम घोटाला, पानी घोटाला, शिकायत कांग्रेस ने किया था। अभी कांग्रेस मोदी जी को कोस रहे हैं कि आपने एक्शन क्यों लिया। तो ये सात घाट भी है। कैसे देखते हो मोदी जी के स्टेटमेंट को? आप एक चीज बताइए, आप एक मैं नाम ले रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने ये दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये हमने जो शिकायत की है उस पर सीबीआई जांच चल रही है। आप यूट्यूब पे जाकर के सुप्रिया श्रीनेत जी का वो उठा करके देख लीजिए। और सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत नहीं, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत या बाकी के नेताओं ने ये दावा किया था कि ये हमारे शिकायत पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच जरूर किया था, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अंदर से अभी भी खुश हैं। आज जब नहीं, अब खुश किस लिए? जब वो गठबंधन से बाहर हो गए, जब तक गठबंधन था तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पे ये लोग एक मंच पे खड़े होकर के वहां पे जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने कह दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनाव तक था, वैसे कांग्रेस उनके ऊपर टूट पड़ी कि नहीं ये तो भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ जेल, इनको जाना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आप भी बेल पे हैं,
जी, तो राहुल चलते गांधी चलते सर ये भी और बता मोदी दें, हजारों करोड़ रुपए की चलिए वो तो कोर्ट तय करेगा ना सर, कहाँ पर हुआ क्या हुआ, लेकिन ये तो बता दें सर, वो तो कोर्ट तय करेगा ना। तो सब खराब है। तो सर ये तो बता दें चलते चलते, देवेंद्र फडणवीस जी ने नवाब मलिक जनाब जो हैं मंत्री हुआ करते थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके खिलाफ पूरा पर्दाफाश किया, जिसके ऊपर एफआईआर हुआ, जिसके ऊपर ईडी की जांच हुई, एनएसए की जांच हुई, जेल में थे। आज की तारीख में सेहत नासाज होने की वजह से उनको बेल मिला है। इसके बावजूद के पिछली मर्तबा देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत दादा पवार को लिखित में दिया था कि आपको जिसको अपनी पार्टी में लेना लीजिए, लेकिन ये आदमी को आप अपनी पार्टी में मत लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी हमारे साथ हैं। आज की तारीख में वो तो धड़ल्ले से अजीत दादा पवार के साथ बैठ रहे हैं, अजीत दादा पवार के गुट के अंदर बैठ रहे हैं, और उनके साथ उनके घर में जो मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर वो जा रहे हैं। सर नवाब मलिक जी के बारे में क्या करने वाले हैं सर आप? नहीं देखिए राजीव जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो लिख करके दिया, लिखित में दिया, लिखित में दिया हमारी तो सर, चिट्ठी है, हमारी तो चिट्ठी है, सिर्फ हमने मीडिया में बोल करके छोड़ थोड़ी दिया है। जी। देवेंद्र जी ने दादा को लेटर लिखा और हम उस स्टैंड पे कायम हैं। दाऊद के साथ सौदा करने वाला, इस देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी तरह से, वो किसी के साथ भी हो। देवेंद्र जी के सबूतों पे वो जेल गए, देवेंद्र जी ने जो सबूत पेश दिए पुलिस को और कोर्ट को, उस पे उनको जेल में रहना पड़ा। हम बिल्कुल भी ये चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवेंद्र जी ने साफ साफ लेटर लिख करके बोला था अजीत दादा को, और ये बिल्कुल भी चीजें वो नहीं होगी। तो अजीत दादा जो है मतलब चढ़ा रहे हैं, दिया गया है। तो अजीत दादा एक तरीके से अजीत दादा पवार साहब जो हैं वो चिढ़ा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को या बीजेपी को कि जो करना कर लो, नवाब मलिक जी तो हमारे साथ हैं। कहने का मतलब यही। नवाब मलिक जी देखिए, नवाब मलिक देशद्रोही है, हम ये मानते हैं कि नवाब मलिक देशद्रोही है और गद्दार है। उसने गद्दारी किया इस देश के साथ। उनकी जमीनें देख लीजिए, देवेंद्र जी ने जो लिख करके दिया था, जो सबूत दिए थे, उसमें वो जमीन जो है उन्होंने किससे लिया? दाऊद की बहन से जमीन खरीदा है। तो वो आदमी इस देश का गद्दार है, इस देश के साथ उसने गद्दारी किया है। ऐसे व्यक्ति को हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देवेंद्र जी जरूर स्टैंड लेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द देवेंद्र फडणवीस जी का कोई वक्तव्य आएगा इस पे, और अजीत दादा पवार से कहा जाएगा कि भैया जरा सोच लो आगे क्या करना है। विधानसभा विधान परिषद चुनाव के बाद जी वो वोट जरूरी है उनको। वो एक वोट है, एक वोट चाहिए। पाठक साहब एक वोट जरूरी है। चलिए पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। जय भारत, जय सिया राम सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू। So why do they start fumbling in terms of Mr. Malik? They should say very clearly, भाई उनके पार्टी का मसला यार, हमने जो लिखना लिख के कर दिया। This is very strange. Anyway, जो भी है, at the moment I think we've got Mr. Mahmood Deshmukh with us.